Hello my dear students, I am Pramod Kumar Sak. Welcomes you again in my YouTube channel Make Learning Point. आज के इस वीडियो में हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में देखेंगे। ये हमारा रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का सेकंड लेक्चर है और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हमारे दो स्टेटमेंट रहते हैं, एक होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए आज हम इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे देखिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि हम किसी भी रेफ्रिजरेटेड स्पेस से या किसी भी स्टोरेज स्पेस से कितनी अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके अंदर लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो इसको अपन अगर डिफाइन करते हैं तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस और स्टोरेज स्पेस इन ऑर्डर टू मेंटेन लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम उसमें से कितनी हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसी हीट को हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये इस तरीके से अगर हम लेते हैं, ये हमारा रेफ्रिजरेटर या मशीन होगी। ठीक है, ये हमारा हाई टेम्परेचर हो गया, जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर हो गया, ये हाई टेम्परेचर हो गया। इसको हम सोर्स कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, सिंक। सोर्स या सिंक, इसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रेफ्रिजरेटेड स्पेस। अगर अपन इस तरीके से बात करते हैं, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, तो ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस मतलब इस रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो स्पेस है वो हमारा यहाँ पे क्या है, रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, जिससे हमें हीट को एक्सट्रैक्ट करना है। मतलब इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी मटेरियल रखा हुआ है, जो भी स्पेस है, उससे हम हीट को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है, लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर से हम हीट को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लो टेम्परेचर हो गया, ये लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर से हम हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां से कितना अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसी हीट को हम क्या कहेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहेंगे। तो यहां से हम हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं ये, और फिर इसको कहां रिजेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो गई, हीट एब्जॉर्ब, यहाँ पे हीट रिजेक्टेड। तो ये क्या है हमारा, इस तरीके से रेफ्रिजरेटर बन जाता है। अगर हम इसके अंदर वर्क इनपुट देते हैं, वर्क इनपुट देते हैं, तो यहां से क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, कुछ वर्क इनपुट देंगे जिसके कारण ये जो हीट है वो हाई टेम्परेचर की ओर रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहां से हम, ये रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर से हीट को एब्जॉर्ब करके मतलब यहाँ की हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ कंडेंसर के थ्रू अपन रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब किया लो टेम्परेचर से, लो टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करके वर्क इनपुट देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट को भेज रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क इनपुट देना पड़ेगा। तो यहाँ से एब्जॉर्ब करके अपन हाई टेम्परेचर की ओर रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर या फिर अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस या रेफ्रिजरेटेड स्पेस इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर। यहाँ पे लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई, तो जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बराबर। तो यहाँ पे ये हीट एब्जॉर्ब किसके बराबर होगी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बराबर। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट, ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये हो गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब इसके आगे नेक्स्ट है हमारा के बाद जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। जो रेफ्रिजरेशन की जो यूनिट होती है, जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, उसको हम किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, टन ऑफ
रेफ्रिजरेशन। तो जो रेफ्रिजरेशन की प्रैक्टिकल यूनिट होती है उसको अपन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप लोग कभी एसी या रेफ्रिजरेटर को खरीदने गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के ऊपर और एसी के ऊपर लिखा रहता है टन के रूप में, 1 टन या 2 टन। ये 1 टन की एसी है या फिर 2 टन की एसी है या 1.5 टन की एसी है। तो उसका मतलब क्या है कि उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है, कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, 1.5 टन है। ठीक है, तो इसी से हम देख के अपन क्या करते हैं, उसकी कूलिंग कैपेसिटी को देखते हैं। उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये कितने टन की एसी है, कितने टन का रेफ्रिजरेटर है। वहां पे जो रेफ्रिजरेशन की जो यूनिट है वो क्या है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन को डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर हम वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं कितने दिन में, एक दिन में, इन 24 आवर्स। तो 24 घंटे में अगर 1 टन वाटर को, ये 1 टन वाटर है, इस 1 टन वाटर को हम आइस में कन्वर्ट करने के लिए, आइस में कन्वर्ट करने में उससे हीट हम कितनी रिमूव करेंगे। हमारे पास वाटर है, वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, और आइस क्या होता है, आइस हमारी बनती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर बनती है आइस। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर हम वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट करने के लिए जो हीट इसके अंदर रिमूव होगी, इस वाटर से जो हीट रिमूव होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो अगर इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी, रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या होती है, इसको टीआर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अपन इस तरीके से देखें 1 टीआर मतलब होता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मींस यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे क्या आएगी, हमारी लेटेंट हीट आएगी, लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है, 310। तो यहां पे क्या है, ये 310 है, 310 किलो जूल। तो 310 किलो जूल मतलब 10⁻³ अपॉन में 24 आवर्स को अपन अगर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3600 सेकंड इंटू में 24 आवर्स। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600, और 24 घंटे हैं तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3600 इंटू 24। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 3.5। यहाँ पे ये किलो जूल और ये सेकंड, किलो जूल पर सेकंड। ठीक है, और जूल सेकंड क्या होता है, हमारा वॉट होता है। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं 3.5 किलो वॉट। ठीक है, अगर इसको हम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3.5 इंटू में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलो जूल पर मिनट। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 210 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, तो ये होती है हमारी 1 टीआर की वैल्यू। 1 टीआर मतलब 3.5 किलो जूल या फिर किलो जूल सेकेंड या फिर 3.5 किलोवाट या फिर 210 किलो जूल पर मिनट। तो ये होती है 1 टीआर की वैल्यू। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके आगे है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, यहां से एक मशीन लेते हैं, ये रेफ्रिजरेटर हो गया। रेफ्रिजरेटर के लिए सिंक सोर्स, यहां से हीट को एब्जॉर्ब किया, इसके अंदर वर्क इनपुट दिया और ये हो गया रेफ्रिजरेटर। यहां से हीट ये रिजेक्ट होगी। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर हमारा किस पे वर्क करता है, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पर।
ये हो गया हमारा रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। ठीक है, ये जो सिस्टम है वो हमारा क्या है, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल है। रेफ्रिजरेटर हमारा रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल के ऊपर बात करता है। अगर इसका अपन टीएस डायग्राम बनाते हैं, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल का, वन टू थ्री फोर, इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ये दोनों कौन सी होगी प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। तो कार्नोट साइकिल के अंदर क्या होती है, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती हैं और दो आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टीएस डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होगा ये, इट इज द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर है, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द लो टेम्परेचर टू द वर्क इनपुट टू द रेफ्रिजरेटर या टू द सिस्टम। ठीक है, यहां से हीट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है अपॉन में जो वर्क इनपुट का जो रेशियो, वर्क कितना देना पड़ रहा है, उन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो सीओपी क्या हो जाएगी, हीट एब्जॉर्ब अपॉन में वर्क इनपुट। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब अपॉन में वर्क इनपुट, तो ये सीओपी होगी। अगर अपन हीट एब्जॉर्ब है, इसको अपन क्या लिखते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। ठीक है, अगर इसी को हम रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के टर्म में लिखते हैं, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के टर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे देखते हैं। तो यहां पे रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होती है, मास फ्लो रेट इंटू में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। एम क्या है यहां पे, मास फ्लो रेट है, और ये क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो गया ये, और पावर इनपुट क्या होता है, पावर इनपुट होता है वर्क डन इनटू में मास फ्लो रेट। ठीक है, वर्क डन इनटू में मास फ्लो रेट। तो यहाँ पे पावर इनपुट यहाँ पे क्या होगी, वर्क डन इनटू में मास फ्लो रेट। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं सीओपी लिखता हूँ, सीओपी क्या होती है हमारी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट, ये होती है। ठीक है, सीओपी क्या होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। तो अगर इसमें मैं क्या करूं, मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सीओपी इक्वल टू हो जाएगा यहां से मास फ्लो रेट। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन में, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, पावर इनपुट। तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये होगी हमारी सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर मैं टेम्परेचर के टर्म में लिखता हूं, टेम्परेचर के टर्म में सीओपी क्या होती है हमारी, सीओपी इक्वल टू होती है, यहां पे हम लोगों ने क्या बनाया था, ये लोअर टेम्परेचर हो गया, इसको टीएल दे दिया नाम, और ये हो गया हायर टेम्परेचर, ये हो गया टीएच। ठीक है, तो जो सीओपी आएगी, सीओपी हमारी आती है टीएल अपॉन में टीएच माइनस में टीएल। तो ये टेम्परेचर के टर्म में हमारी सीओपी रहती है। ठीक है, यहां पे अगर इसको T1 ले लेते हैं और इसको T2 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, T2 अपॉन में T1 माइनस में T2। ये इस तरीके से T1 T2 में क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं TL अपॉन में TH माइनस में TL। लोअर टेम्परेचर ऊपर आएगा अपॉन में TH माइनस में TL। ये हमारा क्या होता है, सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर। तो ये होगी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल रिवर्सिबल साइकिल के, रिवर्सिबल साइकिल के लिए। अगर जो साइकिल है वो कैसा है, रिवर्सिबल है, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। तो ये होगी हमारी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का हम सिग्निफिकेंस देखते हैं, तो सिग्निफिकेंस क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसको बताता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारा जो रेफ्रिजरेटर है, जो भी मशीन है, रेफ्रिजरेटिंग मशीन है, उसकी रनिंग कॉस्ट को बताता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारी क्या है, यहाँ पे
रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन में पावर इनपुट। ठीक है, अगर हमारी जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, ज्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो पावर इनपुट है वो हमें कम देना पड़ रहा है। वर्क इनपुट हमें क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, क्योंकि सीओपी बढ़ रही है तो ये कम होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो ज्यादा होगा, तो जो रनिंग कॉस्ट होगी, इसकी रनिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो सीओपी है, सीओपी किसको रिप्रेजेंट करती है, सीओपी रिप्रेजेंट द रनिंग कॉस्ट ऑफ द सिस्टम फॉर ए गिवन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। किसी भी गिवन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के लिए किसको रिप्रेजेंट करता है, रनिंग कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या देना पड़ता है, वर्क इनपुट। वर्क इनपुट क्या है, यहाँ पे जो इनपुट दे रहे हैं वो हम किसके रूप में दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दे रहे हैं। यहाँ पे अगर रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं अपन, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या है, कितनी कंज्यूम हो रही है। अगर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो हमारा क्या होगा, कम होगा। उसके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होगा तो मतलब क्या है, उसकी जो रनिंग कॉस्ट है, जो वर्क कर रहा है हमारा रेफ्रिजरेटर, उसके अंदर जो रनिंग कॉस्ट है वो हमारी क्या होगी, उसकी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का सिग्निफिकेंस यही है कि वो किसको बताता है, हमारी रनिंग कॉस्ट को बताता है। अगर उसके अंदर पावर इनपुट क्या है या वर्क इनपुट क्या है, कम है, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज्यादा है, तो उसकी जो सीओपी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारी होगी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का सिग्निफिकेंस। ये हमारा सेकंड लेक्चर था, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए मैक लर्निंग पॉइंट।